इसलिए जितनी बार हो सके हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये बार बार पढ़ना होता है। जो जितनी बार पढ़ेगा उसको उतनी ज्यादा वो चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो इसलिए कोई भी क्लास ये मत सोचा करो कि वेस्ट है, वेस्ट कभी नहीं होती। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। हजारों बार पढ़ लोगे, लाखों बार पढ़ लोगे एक बात को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो उतनी तुम्हारे दिमाग में पकती जाएगी। इस बैच में एडवांस बैच की तरह से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने जो बातचीत की थी लास्ट जो शुरू किया था, इसका नाम ही हम एडवांस बैच बातचीत में करेंगे, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मई से पढ़ रहे हैं, हमने मई मिड से स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल 11-12 मई से, और मई पढ़ा हमने, जून पढ़ा, जुलाई पढ़ा, अगस्त में तो थोड़ा ये हफ्ते भर का एक स्ट्रेच रहा, लेकिन फिर भी हम 3 महीने बहुत बढ़िया तैयारी करके इस बैच में बैठे हुए हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कर लिया, मेडिएवल का एक बड़ा हिस्सा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था, जो लगातार रिदम में हमारा चला था, और इब्राहिम लोदी तक का इतिहास आप सबको अच्छी तरह से पता है। हम जो जानते हैं इस बैच में जुड़े हुए बच्चे, हमने एक तो प्राचीन भारत पढ़ा था। प्राचीन भारत आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, जिसमें हमने हड़प्पा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, फिर मगध, महाजनपद कैसे कैसे बड़े हुए, फिर कैसे हरियंक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश, फिर कैसे पाटलिपुत्र राजधानी बनके बड़ा शहर बन गया, और धीरे धीरे करके धनानंद लास्ट नंद शासक का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का पहला राजा बना। और वो इतना बड़ा राजा था कि उसके पास लाखों की तो सेना थी, जिससे उसने पूरे भारत में उसका विरोध करने वाले विद्रोहियों को कुचल दिया। और उसको शिक्षा दीक्षा देने वाला एक टीचर था जिसका नाम था चाणक्य, जिनका सपना था अखंड भारत का। फिर हमने देखा कैसे उनका बेटा बिंदुसार हुआ, आजीवक संप्रदाय को आगे बढ़ाया। फिर उनका बेटा अशोक हुआ, जो स्टार्टिंग में तो बहुत क्रूअल था, बहुत कठोर था, अपने खुद के 99 भाइयों का कत्ल किया। और उसके बाद फिर वो कैसे उसका मन बदला, 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन, और फिर कैसे वो बौद्ध धर्म के पास आया। और धीरे धीरे करके उसने कितने स्तूप, 84,000 स्तूप, सबसे ज्यादा स्तूप मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप हमने पढ़ा था। तो एक वो टाइम पीरियड था, उस टाइम हिंदू धर्म, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, जैन और बौद्ध, ये 3 धर्म लगातार विकसित हो रहे थे, और ये राजाओं का आश्रय इन धर्मों को मिल रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा टाइम पीरियड जब बीता अशोक के बाद, तो इनका वंश लगभग खात्मे की तरफ आया। और इसके बाद हाँ, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल, छोटे छोटे फिर से राजा, फिर गुप्त काल आया, बड़े राजा बने जिनका काल स्वर्ण काल कहलाया, जिनमें मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट बहुत बड़ा नाम है, और वराह मिहिर है, सुने थे ये नाम सब, हमने पढ़ी थी किताबें इनके बारे में। फिर मंदिर बनने लग गए, गंगा यमुना को मूर्ति का रूप मिला, और फाइनली उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल, और फिर द एंड हो गया। मध्य काल की स्टार्टिंग है और पिछले वाले का एंड है। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को आप कहते हैं मध्य काल। मध्य काल संक्रमण का एक ऐसा संक्रमण ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी एक चेंज आ रहा था, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ पर मेन 3 धर्म थे। हिंदू धर्म जिसका नाम है सनातन, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, इसकी उत्पत्ति का कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। जैसे बौद्ध की उत्पत्ति हमें पता है महात्मा बुद्ध के कारण, जैन की उत्पत्ति पता है 24 तीर्थंकरों के कारण, फेमस किया 24वें ने, लेकिन शुरुआत की थी पहले ने। हमें सब धर्मों के बारे में पता है, लेकिन हिंदू धर्म की ओरिजिन कहां से हुआ है किसी को नहीं पता, इतना प्राचीन है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में सनातन धर्म था, बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। लेकिन टाइम बीतते 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 अब हमारे देश में विदेशी ताकतें आने लगेंगी, और ये विदेशी अटैकर्स जो इंडिया में आएंगे, ये एक नए धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जिस धर्म का नाम है इस्लाम धर्म, जिस धर्म को आप आज कहते हैं ना भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इनकी शुरुआत है। तो प्राचीन काल के 3, अब ये चौथा आ गया, मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म बहुत स्पीड से फैला। 610 में तो देखो वो जो गुरु थे, जो मेन आदमी थे, उनके ऊपर हमने बातचीत की थी। फिर कैसे महज 100 साल के अंदर अंदर, 609-10 में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा गुफा में, लेकिन महज 100 साल के अंदर अंदर ये इतना फैल गया कि इंडिया पे पहला मुस्लिम आक्रमण, आपको याद होगा, अरबी और तुर्की, मैंने 2 कम्युनिटी बताई थी। 712 ईस्वी में जो पहला अटैक है मोहम्मद बिन कासिम का सक्सेसफुल अटैक है। इससे पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन वो नाकामयाब टाइप की कोशिशें थी। ये इंडिया में इस्लाम धर्म की शुरुआत है, और तब से अब तक इस्लाम एज इट इज धर्म फैलता गया। हिंदू धर्म भी यहाँ है। आज यहाँ सारे धर्मों का जो निचोड़ है ना, उनका इतिहास इस तरह से है। सबसे पुराना अगर कहें जिसका पता नहीं है, वो सनातन धर्म, फिर प्राचीन काल में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और मध्य काल में स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ इस्लाम धर्म की, जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनके धर्म की। और महज कुछ सालों में हम देखते हैं इंडिया को अटैक इंडिया के ऊपर कर करके पहला टारगेट रखते हैं धन का लूटना, और फिर अगले जो आते हैं वो धन लूटने के साथ साथ यहाँ बसने की भी कोशिश करते हैं। इनमें 2 बड़े नाम है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। गजनवी का टारगेट कभी भी यहाँ बसना नहीं था, सिर्फ पैसा लूट के अपने देश ले जाना था, वहां का विकास करना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे उस तरफ के लोग। गौरी यहाँ आया, एक टारगेट पैसा लूटना, लेकिन यहाँ बसना भी। और फिर गौरी के बाद, गौरी तो मर गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक सल्तनत स्टार्ट हुई, जिसको नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत सुल्तानों की है ये, इसने कई राजधानियां बनाई। पहले इसकी राजधानी थी लाहौर, फिर राजधानी थी दिल्ली, फिर शहर अलग अलग, याद है सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था, राजधानी ले गया था। तो इस तरह की दिल्ली सल्तनत की राजधानियां, कभी लाहौर, कभी दिल्ली, कभी दौलताबाद, देवगिरी, जो पागल बादशाह पढ़ा लिखा बादशाह क्या सुल्तान था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, फिर कोई आगरा बसा रहा है। दिल्ली सल्तनत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ग ख त स ल और म, ग ख तस्लम। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल। ये जो गुलाम, खिलजी, तुगलक हैं, सैयद हैं, लोदी हैं, ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए डिटेल के साथ। मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनवाए थे, और फिर उसके बाद कहा था हैंड रिटन के बाद मैंने वो टाइप करा दिया अपने ही हैंड रिटन, ताकि आप लोगों को PDF के फॉर्म में मिल जाए। तो अब हम आगे जो बढ़ेंगे, आज लोदी मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था पिछले हफ्ते, वेडनेसडे को क्लासेस में प्रॉब्लम आई थी, यानी पिछले हफ्ते ट्यूसडे की क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, याद करो, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वो जो अपने सरदारों के खड़ा होने पर खड़ा रहा करता था। विद्रोह ना के बराबर हुए,
39 ईयर्स तक राज चला उसका। ये कब बना था? 1451 में, और कब तक रहा? 1489 तक। सबसे लंबा कार्यकाल है लोदी में पूरे, अगर यहां से नापना शुरू करो 1206 से और यहां तक का सबसे लंबा कार्यकाल जो बिताया है वो बिताया है इब्राहिम लोदी के से पहले वाले ने। इब्राहिम तो लास्ट वाला है ना, यानी बहलोल लोदी ने। सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर लोदी वो जो कि कट्टर था, हिंदुओं की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत उसने कट्टरता दिखाई, लेकिन फिर भी सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का तीसरा लड़का था। इसके 9 बेटे थे ना, उनमें से तीसरा था। और इसकी मां जो थी वो जयबंद नाम की एक महिला सुनार थी, हिंदू महिला। इसने हिंदुओं के त्योहारों को बिल्कुल मतलब ये कर दिया कि भाई ये त्योहार मनाने ही नहीं है। और इसने मुस्लिम भी महिलाओं को ताजिए निकालने में प्रतिबंध लगाया, संतों पीरों की मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगाया। शौकीन था, पढ़ा लिखा समझदार आदमी था ये। और इसने लज्जत सिकंदर शाही ये किताब लिखी थी संगीत के टाइम, जो इसके टाइम में लिखी गई संगीत के ऊपर। इसने आगरा शहर बसाया 1504 में, और 1506 में वो राजधानी बना ली, तो राजधानी बदल के आगरा आ गई। इसके बाद इसका बेटा, जो इसका बेटा है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, वो राजा बना, और वो सिर्फ 9 साल राज कर पाया। 1516 में बना था, 16-17 में, और 26 में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हारा और मारा गया। इकलौता इब्राहिम लोदी है जो लड़ते हुए मरा। 1206 से ये सल्तनत आई थी, और मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ की 1526। इतने साल सोचो, पूरा 100 साल, लगभग 1306 साल तो एक्स्ट्रा थे, तो 94 साल 1300 के, फिर 1400 के 100 साल, फिर 1500 के 100 साल, और फिर अगले 24 साल 25 साल। तो कितना लंबा टाइम पीरियड। एक भी राजा मरा जब, तो लड़ाई में नहीं मरा, कोई किसी चीज के नीचे दबके मर गया, लकड़ियों के महल के नीचे, कोई पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिर के मर गया, किसी को गले की बीमारी हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया। ये इकलौता था इब्राहिम लोदी जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इब्राहिम लोदी की हार के बाद, भाई एक बार तुम्हें मुझे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कैसे ये चेंज होगा इसमें। सबसे पहले बोर्ड, नेक्स्ट पेज प्लस में ना, ठीक है। इसके बाद पेंट कलर, अच्छा, इसके बाद पेन, और बस, अच्छा ठीक है। इसके कई स्टेप्स हैं दूसरे बोर्ड से अलग। चलिए, तो आज हम जिस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप कहते हैं मुगल, और अब आप नाम लिखेंगे साम्राज्य। अब तक मैंने साम्राज्य नहीं लिखा था, हम सल्तनत लिखते थे। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत छोटा हिस्सा होता है, साम्राज्य बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े राजा हैं। और ये राजा नहीं है, राजा तो सुल्तान के बराबर, हिंदुओं का राजा और इस्लाम धर्म का सुल्तान। हमारे महाराजा धीराज जो थे ना, वो हैं ये बादशाह। बादशाह एक ही शब्द है, पैरेलल में यूज कर लेते हैं। इनकी स्टार्टिंग कहां से हुई? ग ख तस्लम, ल लोदी का खात्मा करता है और एक नया साम्राज्य बसा देता है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। कौन करता है ये काम? मुगलों का एक फॉर्मूला है, अब ध्यान से सुनना, ये बेस है भाजसा, बहुत लोग जानते भी होंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये नाम है, ये बड़े नामी गिरामी हैं। बाकी भी आएंगे, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो बहुत बड़ा इतिहास में काम करके गए हो। इतिहास सबकी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक पता नहीं कितने अरबों लोग पैदा हो गए, मर गए, सबके लिए इतिहास थोड़ी लिखा गया। इतिहास वो रचते हैं जो कुछ अलग हटके करते हैं अपने टाइम में बाकी लोगों से, और ऐसा काम जो कि कहीं ना कहीं समाज में किसी कम्युनिटी विशेष का या पूरे देश का या पूरे हिंदुस्तान का कोई परिवर्तन अगर दिखाता था, तो उस राजा के लिए इतिहास लिखा गया। ये है बाबर, पहला आदमी, सिर्फ 4 साल राज करके गया, लेकिन 4 सालों में इतिहास बदल गया। हुमायूं, जिसका कि टाइम पीरियड बहुत लंबा है, किश्तों में राज किया। अकबर, जो कि अनपढ़ था, लेकिन आज तक उसकी प्रथाओं को हमारी भारत सरकार भी फॉलो कर रही है कई चीजों में। जहांगीर, जिसने की बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनवाई, पेंटिंग्स का बेस्ट टाइम था जहांगीर का। शाहजहां, जिसको कि बिल्डिंग्स का, आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था, और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल इन्हीं के टाइम का बनवाया हुआ है। दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट इन्हीं के टाइम का है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां आज भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं, इन्हीं के टाइम की बनवाई हुई है। औरंगजेब, जो बहुत कट्टर आदमी था, बहुत अमीर था, सबसे बड़ा एरिया आज तक का जो इंडिया का रहा है वो औरंगजेब के टाइम में रहा है। पूरा इंडिया, आज का इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ अगर आ जाए बांग्लादेश, नेपाल, और नेपाल के पड़ोसी आसपास का इलाका, ये पूरा इंडिया का हिस्सा, बर्मा तक इनकी सीमाएं थी। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा एरिया, अकबर का नहीं था, अगर कहें क्षेत्रफल में नंबर 1 तो औरंगजेब का नाम। कट्टर आदमी, बहुत कट्टर, हिंदुओं से सख्त नफरत करता था, और इतना अमीर था, इतना पैसा था, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए कमाता था। कितना बड़प्पन की बात है, इसलिए जिंदा पीर था। बहुत लोग कहते हैं जिंदा पीर था, कारण नहीं पता। इसने अपना जीवन जो काटा ना, जो खर्चा किया अपने ऊपर, चाहे अपने कपड़े थे या अपना जो भी था, उसको कमा के खर्च किया, बिना कमाए नहीं कि भाई पुश्तैनी है या मैं राजा हूं तुम्हें। जो कपड़े पहनता था, जो सिर पे टोपी पहनता था, उन सब के लिए मेहनत करता था। राजा के काम तो करता ही करता था, कुरान का अनुवाद करता था, ये कुरान को लिखता था, फिर वो बिकती थी, और उससे जो पैसा आता था उनसे इसके कपड़े बनते थे। राजशाही वस्त्र नहीं कि पुश्तैनी है तो हीरे जवाहरात सज लिया। इसी बड़प्पन के कारण, वैसे तो कट्टर था, हिंदुओं का कट्टर दुश्मन, लेकिन जिंदा पीर कहलाता है। बहुत बड़ी बात है। आप पिक्चर्स अगर कभी देखेंगे इनकी, एनसीईआरटी वगैरह में सब लिखा है ये, तो आप पाओगे कि सब जब बैठते थे तो शाही राजा की तरह, जो ऊपर वो सिर पे पहनते थे, मॉडर्न जो कम्युनिटी पहनती है, उसमें ऐसे हीरे जवाहरात टाइप के। लेकिन अब इसकी पिक्चर कभी भी देखना, इसके सिर पे जो रखा है उसमें कभी चमक धमक नहीं है, बिल्कुल सादे कपड़े और सादा, लेकिन लायक बहुत था ये, बहुत लायक। ठीक है, चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। और ये बेसिक सी बातें बताई मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब शुरुआत करेंगे बाबर से। ये बाबर कौन है, कहां से आया, इंडिया कैसे पहुंचा, इसको कहानी की तरह समझना। पहले नोट्स बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पहले कहानी को समझ लो, फिर चीजें याद भी रहेंगी। बाबर एक बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, जिसका जन्म हुआ है आज के उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान समझते हो ना, आज जिसको आप यूएसएसआर कहते हैं, ये पहले कभी हिस्सा था अलग अलग हिस्सों में, जिसको आज आप उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हो, ये फरगना कहलाता था। तो फरगना चाइना के आसपास का इलाका समझ लो। तो फरगना में एक घर में
एक आदमी और एक औरत थे जिनके घर में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम है, जो हम आज बाबर के नाम से पढ़ रहे हैं, जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था। इस बच्चे का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। कुतलुग निगार खानम इसकी माँ का नाम था और मिर्जा इसके पिताजी के नाम के आगे लगता था। तो इसके माँ और बाप दोनों बहुत पुराने टाइम में दो बहुत ताकतवर आदमी जो हमने पढ़े हुए हैं। एक का नाम था तैमूर, 1398 में इंडिया पे अटैक किया था ना, एक लंगड़ा आदमी था, पूरा दिल्ली को लूट के ले गया था, कांगड़ा, हिमाचल, दिल्ली सब लूटा इसने। 1398 में नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था और दिल्ली पे बहुत तगड़ा आक्रमण था, पूरी दिल्ली को इसने जला दिया था तैमूर। और इससे पहले तो 1398 में दिल्ली तक पहुंचा था और दिल्ली इसके सामने कांप गई थी, दिल्ली बिल्कुल खत्म कर गया था। इसी से पहले एक आदमी आया था जिसका नाम हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, चंगेज खान। ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। 1221 में इल्तुतमिश के टाइम में ये इंडिया पे अटैक कर देता अगर इल्तुतमिश समझदारी से काम ना लेता। मंगबरनी एक याद होगा ना आपको, भागते हुए यहाँ आया, शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि भैया मुझे माफ करो, और तुम्हें शरण देने का मतलब है इनको न्योता देना। किसको? चंगेज खान को। चंगेज खान बहुत मंगोल था, कत्लेआम करने वाला। तो चंगेज खान सिंधु नदी से वापस लौट गया, ऐसा इंडिया में नहीं आया, लेकिन फिर भी माना जाता है कि चलो चंगेज खान का भी इंडिया के साथ कोई रिलेशन था। 1221 में 1398 अंतर हो गया दोनों में कई पीढ़ियों का। इसके पिता जो थे ना वो तैमूर की तरफ से थे पिता, और जो इसकी माँ थी ना वो चंगेज खान के खानदान से थी। तो सोचो जिसके माँ बाप ऐसे लड़ाकू टाइप के, योद्धाओं टाइप के खानदानों से थे, तो वो भी तो लड़ाकू टाइप के ही होंगे, और उनके बच्चे में भी वही गुण आएंगे। बच्चे में वही गुण आते हैं जो माँ बाप में भी कहीं ना कहीं रहे होते हैं। तो तैमूर और चंगेज खान की नस्लों से इनके माँ बाप बिलोंग करते थे। किसके माँ बाप हैं ये? बाबर के। तो इसके पिता और माँ, इनका पुत्र जन्मा जिसका नाम है बाबर। तो बाबर में दोनों के गुण आए। अब बाबर खुश होता था अपने दादा की तरफ का नाम जोड़ के कि मैं तैमूरों का वंशज हूं। क्यों? क्योंकि तैमूर दिल्ली तक अपना आतंक दिखा के गया था, दिल्ली को खत्म करके नष्ट करके गया था। तो ये दिखाता था कि देखो हमने दिल्ली तक पे अपना झंडा फहरा रखा है। जबकि जो इसके नाना की साइड थी चंगेज खान, वो तो सिंधु नदी से वापस लौट गए थे और उनको ना ऐसे मानते थे कि ये थोड़ा आदमी सिरफिरा है, कत्लेआम करता है। कत्लेआम ये भी करता था लेकिन ये दबदबा लेके चलता था। और जबकि ये जो था ना ये थोड़ा बस आया अपना अटैक करके, इसका वो नाम नहीं था जो इसका था तैमूर का। तो अपने आप को ये दादा की तरफ से रिलेटेड बता के खुश होता था। और मुगल का मतलब है तैमूर प्लस चंगेज खान, तुर्की प्लस जो ये लोग थे ना मंगोल, इन दोनों को। तो अगर दो लोग मैंने नाम से यहाँ ऐड किए हैं तो मैं इन्हीं को लिख दूं, तुर्की प्लस मंगोल। आप इनको ऐड कर दो, मंगोल तो चंगेज खान हो गया और तुर्की हो गया तैमूर। इन दोनों को ऐड करके ही क्या बनेगा? मुगल। कोई पूछे मुगल क्या है तो आप कहोगे तुर्की प्लस मंगोल। तुर्की कौन थे? जो ये तैमूर लंग वाले, वो जो लंगड़ा आदमी था। मंगोल कौन थे? 1221 वाले यानी चंगेज खान। दोनों के वंशज ही कौन कहलाए हैं? मुगल। मुगल का मतलब कौन दो ऐड करने हैं? तुर्की प्लस मंगोल। ठीक है। दादा की तरफ का नाम इसको अच्छा लगता था, जिसने कि दिल्ली तक को हिलाया था, इसका नाम था तैमूर, और जो नाना की साइड थी वो पुरानी साइड थी। ठीक है। चलिए, तो बाबर, ऐसे बाबर का जन्म हुआ। इसके पिताजी कहाँ के? फरगना। फरगना उज्बेकिस्तान का पुराना एक हिस्सा था। फरगना के शासक थे, छोटा सा एरिया था। फरगना के गवर्नर थे इनफैक्ट, तो वहां उनकी चलती थी। अब जब ये जन्मा तो पिताजी जल्दी एक्सपायर हो गए। 12 साल का था, बच्चा होता है 12 साल में। 12 साल में फरगना का शासक बन गया, ये एक राजा की तरह बैठ गया। महज 12 साल का बच्चा। 12 साल में तुम खुद देखो अपने घर में क्या डिसीजन लेने वाला बच्चा होता है, कितना छोटा होता है, ना समझ होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती। लेकिन ये फिर भी समझदार थे। उस टाइम 12-12 साल में भी लोग राज करते थे। राजा बन के बैठ गया। अब राजा है तो थोड़े टाइम तो इसने फरगना में अपना काम चलाया। फिर माँ बाप, दादा, नाना के देखो गुण कहीं ना कहीं थे, तो राजपाट तो इसको बढ़ाना था, एरिया प्रॉपर्टी बढ़ानी थी। महज 2 साल बाद इस छोटे से 12 साल के बच्चे ने, जब 14 साल का हो गया, समरकंद एक जगह है, समरकंद, इस पे अटैक कर दिया, समरकंद पर आक्रमण कर दिया। और देखो अजीब बात, ये 14 साल का बच्चा जीत भी गया, समरकंद जीत लिया इसने। लेकिन जब ये समरकंद पे आक्रमण करके जीत के उसको वापस लौटा तो इसने देखा कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी पे किसी और ने आक्रमण कर दिया। वे बच्चा ही तो है, यहाँ से फरगना से उठ के समरकंद गया, समरकंद को जीत लिया, लेकिन वापस आया तो फरगना हाथ से निकल गया। फिर इसको फरगना पे अटैक करना पड़ा, फरगना जीता तो वहां समरकंद निकल गया। मतलब कभी इधर कभी उधर इसके हाथ में एक प्रॉपर्टी रहेगी, या तो समरकंद या फरगना। अच्छा, अब इसको सबने देखा आसपास बच्चा है छोटा सा है, तो इसके ऊपर अटैक करने लग गए। इस टाइम पे मेन एक तो उस्मानी कोई वंश था यहाँ पे, उस्मानी एक वंश था यहाँ, सफवी, जैसे अपने यहाँ थे ना ये गुलाम और खिलजी टाइप के, इस तरह उस्मानी, सफवी, और एक और थे जैसे अपने यहाँ काम करते थे, आपने सुना होगा यूसुफ जाई, ऐसे इस तरफ थे उज्बेक। उज्बेक, कहीं कहीं उज्बेक लिखा है, कहीं कहीं उज्बेक, उज्बेकिस्तान है ना नाम, उसी पे है। तो उज्बेक ये जनजाति है, ये सफवी वंश है, उस्मानी वंश है। जैसे हमारा दिल्ली सल्तनत है, हमारा गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, ऐसे ये 3 वंश हैं। अब ये लगातार अटैक करते रहते हैं। उस 12 साल में जिसको प्रॉपर्टी मिली है, जिसका नाम है बाबर, जो कभी समरकंद में जाता है अटैक करने और फिर वापस आता है, फिर अपने यहाँ लड़के छीनता है तो समरकंद। कहते हैं जब इसकी ये हरकत देख के ये तीनों इसके खिलाफ आए, या इसकी प्रॉपर्टी हड़प लो, जैसे ये तो होते हैं ना जो कमजोर, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो। तो इन तीनों का डर कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में बैठ गया कि यार ये तो जो है मेरा हिस्सा, मुझे डर है, और अगर ये लगातार मेरे ऊपर अटैक करते रहे तो मैं तो ये तो मारा जाऊंगा, या फिर मुझे ये गुलाम बना लेंगे। तो इसीलिए इसकी समझ में आ गया जब ये समरकंद तीसरी बार हारा ना कि भैया मुझे नई प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे तो इन लोगों की नजर है और ये आज नहीं कल मुझे खत्म कर देंगे, लगातार ये अटैक कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसका दिमाग यूज किया इसने कि कहां की प्रॉपर्टी खाली है या कहां तगड़े राजा नहीं है, वहां चला जाता हूं। तो इसकी नजर में आ गया अफगानिस्तान के नीचे का हिस्सा, यानी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान तब का इंडिया। इसने देखा हाँ भैया ये इलाका खाली बराबर है, यहाँ छुटपुट राजा है, जाके डर दिखा दूंगा, भगा दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये जो टारगेट बना के आया ना, इसका टारगेट था, इसने टारगेट क्या बनाया कि मैं
अटैक करता हूं। और पहला टारगेट बस ये था, इसका समझ लो कि छोटी सी प्रॉपर्टी चाहिए थी इसको, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा छीन लूंगा, कुछ आज का जो हमारा पाकिस्तान है यानी इंडिया, और इंडिया के पंजाब वाले तक हिस्सा मुझे मिल जाए, तब पाकिस्तान इंडिया ही था। ये छोटी सी प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बैठा कि इस पे अटैक कर देता हूं, यहाँ नदियां भी हैं, उपजाऊ इलाका भी है, और मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। इस टारगेट को लेके ये अपने चाचा के पास आया, तो चाचा ने मदद कर दी, काबुल जीत लिया इसने, अफगानिस्तान का हिस्सा। फिर इसको लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश करने लगा। इसकी किस्मत कह लो और इंडिया की बदनसीबी कह लो, इसी दौर में जब ये सब चल रहा था, इंडिया में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का मालिक था। इब्राहिम लोदी से एक तो जनता बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि धर्मांध था, थोड़ा दिमाग इसका खराब था, इसने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं की किताबें जलवाई, जनता इसके विरोध में थी। इब्राहिम लोदी के टाइम पे बहुत सारी चीजें आजाद भी हो गई थी, जैसे मालवा अलग था, बंगाल अलग था, और पंजाब का शासक भी इससे चिढ़ता था। साउथ इंडिया भी बिल्कुल टूट फूट चुका था, अलग हो चुका था, विजयनगर, बहमनी, बहुत सारे इलाकों में डिवाइड हो गया था। तो उस टाइम इंडिया में कोई यूनिटी नहीं थी, और इसी के पैरेलल राणा सांगा राजपूत इलाके को संभाल रहे थे। यानी इंडिया में कोई एक राजा नहीं था, ये तितर बितर फैले हुए छुटपुट राजा थे। अब ये बात पता चल गई बाबर को, तो उसने देखा भैया इलाका बढ़िया है। अच्छा, ये पता चलने से काम नहीं चला, बाबर को उकसाया गया। किसने उकसाया? इस इब्राहिम लोदी के सगे चाचा ने, और प्लस पंजाब के गवर्नर ने। सोचो, पंजाब का गवर्नर इसका एक नौकर मान लो, तो वो और इसके चाचा उकसाते हैं बाबर को और कहते हैं बाबर आप एक काम करो ना, पंजाब तक क्यों इलाका सोच रहे हो, आप आओ अटैक करो, पानीपत में या दिल्ली में लड़ो इस राजा से, और फिर हम आपको ढेर पैसा देंगे। अब बाबर को तो पैसा ही चाहिए था, अगले की अपनी जमीन छूट गई थी, समरकंद उसके हाथ से निकल गया, फरगना से वो हट गया, तो अगले को प्रॉपर्टी चाहिए। वो टारगेट पहले बना के आया सिर्फ पंजाब तक का, लेकिन ये बुला रहे हैं कि आ जाओ, न्योता दे रहे हैं। तो इस राजा के घर के अंदर जब घर का भेदी लंका ढाए, सुना होगा ना, तो अब ये भेदी हैं, ये सब कुछ बता देंगे। और बाबर को तो चाहिए प्रॉपर्टी, अगले की अपनी जगह जड़ों में जब दिख रहा है कि दीमक लग गई, अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा। बाबर तुरंत से आ गया इनके बुलावे पे। ऐसा नहीं कि बाबर इससे पहले नहीं आया, बाबर इससे पहले भी आया था भारत। 1519 में बाबर ने भारत पे पहली बार अटैक किया, लेकिन वो अटैक इतना छोटा था कि उसका नाम हिस्ट्री में ऐसा लिया नहीं जाता। बाजौर नाम की जगह पे आया था ये बाजौर, और इस युद्ध में इसने पहली बार तोप का यूज किया था। हमें नहीं पता तब तक तोप क्या थी, फेमस नहीं हुआ लेकिन ये, और यहाँ ये भैरा का किला जीत गया था, भैरा का किला। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी विजय नहीं थी, और बाबर खुद भी जानता था कि दिल्ली के अंदर तक घुसना मेरे लिए सेफ नहीं है, तो 1519 में जीत जाके वापस चला गया था। तब तक फिर दिल्ली सल्तनत में 1517 में बन गया था ये, क्योंकि सिकंदर इसके लोदी के टाइम की घटनाएं हैं, तो डर था सबके मन में, बड़ा राजा था सिकंदर लोदी। लेकिन अब जब उसने देखा इन्विटेशन घर के लोग दे रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री होकर इंडिया आ गया। और ये 1526 में इसको जब न्योता मिला, किसका? पंजाब के गवर्नर का, जो कि असलियत में नौकर था। गवर्नर बेशक था, लेकिन है तो नौकर ही। किसका? इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी के सगे चाचा कि आ जाओ, तो ये बिल्कुल बेधड़क होके इंडिया में एंट्री कर गया। और ये खुद अपने एक किताब इसने लिखी, तुजुक बाबरी, तुर्की भाषा में, क्योंकि तुर्की है ये, मैंने बताया तुर्की मंगोल इस तरफ से है ये। तो इसने एक किताब लिखी है तुजुक बाबरी, अपनी लाइफ के बारे में, तुजुक बाबरी। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। जो खुद लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी होती है, और जो दूसरा लिखता है वो बायोग्राफी होती है। तो इसने अपनी भाषा, अपनी जो भाषा है, जो जहां ये जन्मा था, तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्क प्लस मंगोल ही तो मुगल बने थे, तो तुर्की भाषा में इसने लिखी है तुजुक बाबरी। इसमें इसने लिखा है कि मुझे ऐसे ऐसे बुलाया गया, अपना जन्म, अपनी माँ, अपने बाप का नाम, मैं कहाँ का राजा, क्या बना, तभी तो हमें बातें पता चली। अगर ये लोग लिख के ना जाते तो हमें कैसे पता चलता कि ये कब गद्दी में बैठा, क्या हुआ, सब कुछ लिखा गया इतिहास में। तो तुजुक बाबरी में इसने लिखा कि मैं जब इंडिया आया तो मुझे न्योता मिला। इन दोनों का नाम प्लस इसने लिखा है कि इंडिया के राणा सांगा ने भी मुझे न्योता दिया था। इन तीनों के नाम हैं। अब इस किताब को पढ़ के हम चलो चाचा पे, इसके पे और पंजाब के गवर्नर पे शक कर सकते हैं, लेकिन हम इंडियंस को पता नहीं क्यों लगता है कि ये झूठी बात हो सकती है। हमारा मन नहीं मानता कि राणा सांगा ने इसको इन्विटेशन दिया हो कि तू आ जा बाहर से। राणा सांगा एक कट्टर प्रॉपर हिंदू राजपूत राजा थे, शाही परिवार के, और जो कभी नहीं पसंद करते कि किसी भी दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे आए और इंडिया पे राज करें। तो ये बात इसकी किताब में लिखी है। भगवान जाने इसने क्या टारगेट करके ये लिखा होगा, अगले को पता होगा, मर जाऊंगा, लेकिन किताब तो सदियों सदियों चलेगी। किसी के बारे में भी कुछ भी लिख के जा सकता था। अब इस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये सच में राणा सांगा ने कहा था इसको या नहीं कहा, चलो जो भी हुआ। 1526 में आ गया, और किस पे विश्वास करके आ गया? इब्राहिम लोदी के चाचा, पंजाब के शासक, और इसके अकॉर्डिंग माने तो राणा सांगा। जब ये 1526 में आया, अप्रैल 1526 की घटना है, और दिल्ली इसका टारगेट था, लेकिन दिल्ली का राजा दिल्ली में थोड़ी बैठेगा, जब पता चल गया अटैक होने वाला तो बाहर जाएगा ना। इसलिए दोनों की सेनाएं टकराई पानीपत में, पानीपत का युद्ध हुआ। ये पानीपत की पहली लड़ाई है जो अप्रैल 1526 में स्टार्ट हुई है, और बिल्कुल फ्री था इब्राहिम लोदी, क्योंकि कहते हैं लोदी के पास लाखों की सेना थी, लाखों की सेना, हाथियों के अलग, घोड़ों के अलग, पैदल अलग, ढेर सारा। मतलब ये मान के चलो कि ये मजाक लग रहा था कि कौन विदेशी उठ के आ गया, क्या करेगा ये। दूसरी तरफ महज कुछ हजार, कहीं कहीं किताबें कहती हैं इसकी 1 लाख की सेना थी, और इसकी महज 12,000 की। एक आदमी के मुकाबले आप देखना जरा कितने आदमी हैं इसके पास। 12,000 में एक एक करके गिनेंगे तो उसके लाख कितने कितने, यानी एक की टक्कर में कितने आदमी हैं। आंख बंद करके भी बता देगा कोई भी अंधा कि ये लोदी ही जीतेगा, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन बाबर के पास एक बहुत बड़ी चीज थी, तोप खाना, जिसका अभी हमें अंदाजा ही नहीं था कि तोप खाने का यूज कैसे करते हैं। ये बहुत चालाक था ये लड़का, जब बच्चा था ना ये, जैसे जिसके ऊपर 12 साल में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो, 14 साल में जिसने देखा अटैक कैसे करते हैं, तो अब तक उसको धीरे 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 समझ। 1483 का जन्म हुआ है, तो आप लगा लो अब 1526 है, यानी इसको 26 साल तो ये और 17 साल पुराने, इसकी उम्र काफी हो गई है। अब 40 साल, कितना एक्सपीरियंस और कितना तेज दिमाग। इसके बाप दादा नौना इतने पुराने वंशज हैं, लड़ाई करने में कभी नंबर 1 जिनका नाम था, तो उसके अंदर गुण भी तो थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत हर जगह से सीख लेता था। इसके ऊपर अटैक हुआ ना, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा कि अटैक में क्या चीज अच्छी रहती है, क्या कमजोरी होती है। चाहे सफवियों से लड़ा, चाहे उस्मानी वंश से लड़ा, चाहे ये जितने इसके ऊपर उज़्बेकों ने आक्रमण किया, सबसे सीख के आया। किसी से देखा सेना कैसी बढ़िया होती है, किसी से देखा तलवारबाजी कैसे बढ़िया होती है, किसी से सीखा तोप का कैसे यूज किया जाता है। यानी ये परफेक्ट बन गया, सीख सीख के बहुत इंटेलिजेंट बन गया, तेज दिमाग। ये होता है लर्निंग एटीट्यूड कि
कि अगर हार भी रहा है तो भी सीख के साथ कुछ ना कुछ सीख के गया है। बाबर की छोटी सी सेना, मजाक लग रहा था, मुट्ठी भर सेना लेके लाख के सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन बाबर के तेज दिमाग ने जो सीखा था पुराने इतिहास में उसका यूज किया, और ये 1 लाख की सेना कुछ मिनटों में ही तितर बितर नजर आई, गायब मिली, भगदड़ मच गई सेना में। जब ये तोप के गोले आके गिरे ना और उस विस्फोट में एकदम से कई 100,000 लोग ऐसे उड़ने लग गए, तो एक डर का माहौल पैदा हुआ कि पता नहीं क्या अजीब सी चीज खड़ी है, और ये गोला सा आके गिरता है, एकदम से आग लगती है और मर जाती है सेना। जब तक ये इसके काम को समझ पाते हैं, ये तो अपनी तलवार लेके खड़े हैं, भाले तलवार कटार, हाथी क्या कर लेगा तोप के सामने। तोप ने लगातार कभी इधर गोला कभी उधर, तो आपस में भगदड़ मच गई। तुलुगमा पद्धति थी इसकी लड़ाई की। तुलुगमा ये युद्ध की प्रणाली थी। क्वेश्चन आ जाता है तुलुगमा युद्ध पद्धति, एक तो इसके कारण जीता ये। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना किसी बहुत बड़ी सेना को भी घेरा जा सकता है, छोटी सी सेना बहुत बड़ी सेना को घेर सकती है। तुलुगमा पद्धति में, युद्ध पद्धति में 1 और 2 इसके फैक्टर थे जीतने के, ठीक है। इसके तोपची भी बड़े समझदार थे, एक का नाम था अली और एक का नाम था मुस्तफा। इन दोनों ने तेज दिमाग यूज किया और ऐसी जगह तोप को रखा, तोप सारी एक साथ नहीं लेके चले, ऐसे टारगेट बनाया, भाई एक इस तरफ से गोला गिरे, एक इस तरफ से, एक इस तरह से प्लान किया। ये इसके बेहतरीन तोपची हैं अली और मुस्तफा, जिनकी प्लानिंग के चलते, जिनकी समझदारी के चलते ये 1 लाख की सेना मिनटों में ही खत्म होती नजर आने लग गई। फंस गए सब लोग। इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते मारा गया और इस युद्ध में फाइनली जीत हो गई इस बाहर से आने वाले बाबर की। तो इस युद्ध में जो इतना सब कुछ है ना, इन सब में जीत गया बाबर। बाबर जीता, बाबर ने बड़ी खुशी मनाई और उस खुशी में इसने पानीपत में, कहते हैं पानीपत के अमीर जो थे, शाम को इन सब की बैठक बुलाई और पानीपत के लोगों को इसने ढेरों इनाम दिए। बड़ा चालाक आदमी था। वहां से कीमती जेवरात, गहने, इस तरह की चीजें लाया और अमीरों में बांट दिया। बहुत भारी भारी इनके पास, राजाओं के पास वो होती ना मालाएं वगैरह, वो हर एक को दे दिया। अमीर सारे खुश हो गए। अमीर दुखी किससे थे? इब्राहिम लोदी, क्योंकि वो थोड़ा सरफिरा धर्मांत था। तो अमीरों को लगा यार ये आदमी ठीक है, यानी इसके विरोध में अगर जनता उतरती तो इसको भागना पड़ता, पर जनता ने इसका साथ दिया और धीरे धीरे करके इसने अपनी जड़ जमा ली। 1526 के अप्रैल की ये घटना है और इसके कुछ ही टाइम बाद अगले साल ये मान लो आपकी 1 साल पूरा नहीं बीता था, 1 महीना कम था, अप्रैल 1526 बताया ना। इसके बाद मार्च 1527 राणा सांगा और इसके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इसका एक फॉर्मूला है ख च घ, ऐसे ही याद करना चाहिए, ख च घ। पानीपत तो सबको याद रहेगा। उसके बाद के 1-1 साल के युद्ध हैं, ख खानवा, च चंदेरी, घ घाघरा, 3 युद्ध हैं, ख च घ, और एक पानीपत का पहला। तो ये मार्च 1527, वो अप्रैल 1528 था, ये मार्च 1527 है। इस युद्ध में खानवा राजस्थान का इलाका है। खानवा, राजस्थान का खाना बहुत बढ़िया होता है ना, राजस्थानी थाली, और ये जो चोखी ढानी है, सुना होगा आपने नाम, तो ऐसे खानवा, खाने से जुड़ा है, राजस्थान पहुंच गया। खानवा का युद्ध हुआ। ये युद्ध फेमस है, क्यों? इस युद्ध में राणा सांगा एक तरफ थे जो बहुत प्रतापी हमारे यहाँ पे, जिनका नाम बहुत इज्जत के साथ, राजपूत राजा थे, कट्टर हिंदू, अपने देश के लिए मरने मिटने वाली टाइप की पर्सनालिटी। और दूसरी तरफ आ गया बाबर जो कि चालाकी से, बहुत ज्यादा समझदार, सीखते हुए, लगातार फायदा उठाते हुए, इंडियंस की यूनिटी ना होने का आगे बढ़ रहा था, जिसने कि अभी पानीपत के युद्ध में इंडिया के बड़े सुल्तान को, अंतिम सुल्तान को हरा दिया। अब उसने राजस्थान की तरफ रुख किया, क्योंकि पानीपत से दिल्ली जाके बैठा, दिल्ली से राजस्थान पहुंच गया और वहां राणा सांगा और बाबर के बीच एक बहुत बढ़िया वाला युद्ध हुआ। बाबर बहुत तेज दिमाग आदमी है। बाबर जानता था कि ये सच्चा राजपूत है, ये मर सकता है, कट सकता है, तो इसने अपने सैनिकों को भी धर्म से जोड़ दिया कि ये भी तो, क्योंकि धार्मिक इस टाइप का आदमी था ना, कट्टर हिंदू टाइप का, तो इसने अपनी जो ये थे ना लड़ने वाली सेना, इसको भी धर्म से जोड़ के कहा जिहाद का नारा। जिहादी सुना होगा आपने, जिहाद का नारा। जिहादी कौन होते हैं? जो अपने धर्म के लिए जान न्यौछावर करते हैं, मर जाएंगे। जितने लोग ये आतंकवादी है ना, ये 100% सारे जिहाद सीख के आते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलग अलग गलत तरीकों से लोगों ने अपनी तरफ से खुद पता नहीं क्या क्या बना लिया। इनमें से एक इस्लाम है, ये है जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा ना लोगों को, जो लड़ने वाले थे, इनके मन में कट्टरता को पैदा कर गया। उनको लगा ये हमारे धर्म का युद्ध है, जिहाद का युद्ध है तो धर्म का युद्ध है, और हमें अपने धर्म के लिए सामने वाले को, जो हमारा विधर्मी है, जो गैर इस्लामिक है, जो गैर इस्लामी है, यानी जो इस्लाम धर्म का नहीं है, उसको चाहे काटना पड़े, आदमी को मारना पड़े, काटना पड़े, हमें छोड़ना नहीं है। मतलब दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हारा धर्म तब बचेगा जब तुम सामने वाले को मार डालोगे। तो जिहाद का नारा दिया, जिसने कि बहुत लोगों के मन में, वो जो उसकी ये थे सेना, इनके मन में एक ऐसी ताकत भर दी कि बस हमें सामने वाले को मार डालना है, कुछ भी करके मारना है। तो एक वो था ना, जुनून सवार हो गया इस जिहाद के नारे से। और इसका यूज इसने पानीपत में नहीं किया था, इसका यूज इसने किया राजपूत राजा की सेना के खिलाफ, कि इनको कट्टर बनकर इनको खत्म करो, कुछ भी करो, लास्ट सांस तक, जब तक चल रहे तक इनको मारते जाओ। तो ये जिहाद का नारा कहीं ना कहीं काम कर गया और राणा सांगा के साथ गद्दारी भी हुई। राणा सांगा के पास एक आदमी था, शैलादित्य राम का, एक हिंदू राजा। इतना घटिया निकला वो, जब मैदान में पहुंचे ना, तो जैसे पहुंचे तो सेनाएं इकट्ठी होकर जाती हैं, तो वहां पे इसकी मदद की थी मेदिनी राय ने। कई इनकी 2 टीम बन गई थी बेसिकली, ए और बी टीम मान लो। इस ए टीम में राणा सांगा थे, जो कि बहुत प्रतापी हिंदू सम्राट, अपने एरिया के तो राजा थे ही बड़े। इसके बाद एक था मेदिनी राय, प्लस बहुत सारे थे, हसन खान मेवाती वगैरह लोकल लीडर्स। जो बी था, इसमें कौन था? ये मेन तो ये बाबर था। बाबर बड़ा चालाक था। इसमें एक राजा है शैलादित्य। शैल का मतलब पत्थर होता है, चट्टान, और आदित्य होता है सूरज। हिंदू राजा था। जब इकट्ठे हुए ना मैदान में, तो ये घटिया आदमी गद्दारी करके 6000 की सेना थी इसके पास। एक एक आदमी की कीमत होती है, 6000 बहुत बड़ी सेना हो जाती है। 6000 की सेना को लेके, और आना तो था इसके राणा सांगा की तरफ, लेकिन अपोजिट में जाके खड़ा हो गया। 6000 के गद्दार आदमी था, और इस कारण 6000 से एकदम से जैसे मनोबल टूटता है ना कि ये क्या हुआ, 6000 की सेना जो हमारी तरफ आनी थी, वो किसकी तरफ जाके खड़े? बाबर की तरफ। तो ऐसे कुछ गद्दार घटिया लोगों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। मेंटली आदमी टूटता है तो उसका असर लड़ाई पे आएगा ही आएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं नुकसान में गए राणा सांगा, और राणा सांगा को अफगानी लोगों ने मदद की, हिंदुओं ने मदद की, कट्टर राजपूतों ने
सबने मदद की, लेकिन कुछ घटिया लोगों के कारण, और एक फिर दिमाग में जिहाद भर दिया, जिहाद का मरना पड़े लेकिन दूसरे को मार के मरना है, तो इन सब का नुकसान हुआ। राणा सांगा की सेना हार गई, और हार के बाद अपनी कट्टरता का परिचय दिया बाबर ने, और कहते हैं राजपूतों के सिर काटे, मर गए ना जो आदमी, मर भी गए, उनके सिर काटे, और सिरों की ऐसे जैसे सिर काट दिए, सिर, ये सिर हैं सारे, ऐसे काट काट के डाल दिए नीचे, और उनके ऊपर और सिर सिर ऐसे करके, और मीनार बनवा दी, ऊंची मीनार। रात हो गई थी और ये जीत की खुशी मना रहा था कि काट दो इनके सर, सर काट काट के सबके सर इकट्ठे करके मीनार बना के, और उसके सामने कहते हैं बैठ के लोगों ने शराब पी, और अपने आप को ये जैसे पूरी सेना के मन में ये भर दिया कि जितना हो सकेगा अपने धर्म के लिए विधर्मियों को नाश कर देंगे और अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ये मिसयूज कर रहा था इस्लाम धर्म का, जबकि इस्लाम ने ऐसा लिखा नहीं कि ऐसे मारो, लेकिन ये देखो कितनी कट्टरता है, अपनी कट्टरता का परिचय दिया इसने। ये इलाका जीत गया। राणा सांगा इसमें मारे बिल्कुल नहीं गए, राणा सांगा बाद में मारे गए। राणा सांगा को उन्हीं के किसी खास आदमी ने जहर दे दिया था। राणा सांगा युद्ध में नहीं मारे गए थे, बाद में उनको धोखे से मारा गया। हो सकता है उनमें भी लोगों का हाथ हो, जो भी रहा हो, यहाँ ये जीत गया। कौन? बाबर। बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल लगातार बढ़ रहा है। बाबर देखो पहले बाहर हारता था तो डरपोक था, छोड़ के आ गया था ना इलाका, लेकिन यहाँ गद्दार स्टार्टिंग में ही मिल गए। पंजाब का गवर्नर गद्दार था, इसके खुद के चाचा लोधी के गद्दार थे, फिर देखा तो दिल्ली में उसका नुकसान उठाना पड़ा पानीपत की लड़ाई में, फिर देखा तो अपने ये राणा सांगा का साथी भी गद्दार निकला। तो ये गद्दारों के कारण ये लगातार इंडिया पे छाता जा रहा है। अब यहाँ जो देखो मदद की थी सांगा की, किसने की थी? मेदिनी राय। इसने अगला टारगेट मेदिनी राय को बनाया कि मेदिनी को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मदद करने आया था। अब मेदिनी राय को टारगेट बना के और इसने अगला काम अपना शुरू कर दिया। अगला काम क्या है इसका? तीसरा युद्ध पानीपत हो गया, ख च घ, तो खानवा हो गया, अब चंदेरी है, फिर घाघरा आएगा। थर्ड युद्ध है इसका चंदेरी। हर साल एक युद्ध लड़ेगा ये चंदेरी। 1526 में हुआ था, 27 में, अब 28 में। अब एक आधा महीना और कम कर देंगे, जनवरी 1528 में युद्ध हुआ ये। एक हुआ था अप्रैल में, फिर हुआ था मार्च में अगले साल, उससे अगले साल हुआ जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध। ये किसको टारगेट बनाया? अब राणा ये जो है बाबर जो है ये चाह रहा है कि जिसने मदद की ना दूसरे की, उसको मारूंगा मैं। तो इसने देखा कि मेदिनी राय ने मदद की थी, मेदिनी राय के ऊपर अटैक कर दिया। मेदिनी राय को बहुत प्रतापी और बड़े राजा तो थे नहीं, ये तो सिर्फ वही हिंदू धर्म और इन सबको भी आगे बढ़ते रहे और हमारा इंडिया सेफ रहे, इसके लिए लड़ रहे थे। मेदिनी राय के ऊपर वो दुखों का पहाड़ टूटना था और बाबर को अगला टारगेट बनाना था। तो बाबर ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, ये बहुत जल्दी हार गए। छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें इनकी हार हुई। इनकी दो बेटियां थी जिन दोनों को उठा के बाबर ले गया। तो बाबर ने, अब एक राजा के लिए तो बेइज्जती की बात है, उसकी बेटियों को उठा के ले गया। मेदिनी राय भी हार गया, बाबर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब बाबर ने अगला टारगेट, कहते हैं इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो कि खुद दूसरे धर्म को बिलोंग करता था, उसने भी इसकी मदद की पर फायदा नहीं निकला। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध हुआ है बंगाल। अब ध्यान से देखो, पानीपत, दिल्ली, राजस्थान, ये पूरा इलाका, ये बेल्ट बन गई इस बाबर के पास। इसकी कोई यहाँ पे कोई पुश्तैनी राज थोड़ी था, ये तो बाहर का है, लेकिन यहाँ के गद्दारों के कारण इसका बेल्ट का लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है। अब इसकी नजर जाती है इस वाले इलाके पर, बंगाल बिहार की तरफ ये अटैक करता है। यही घाघरा का युद्ध है। तो इसमें एक संयुक्त सेना आती है बंगाल प्लस बिहार की, और एक तरफ है इनका कोई एक राजा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सेना इनकी ताकतवर थी। राजा ऐसा ऐसा नाम हिस्ट्री में नहीं है। इस तरफ दूसरी तरफ आता है बाबर। ये पहला ऐसा युद्ध है जो स्थल पे भी लड़ा गया और जल में, क्योंकि पानी का इलाका है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी का तो इलाका लगता है। ऐसा युद्ध जिसमें जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जल प्लस थल। अब यहाँ कोई जल था ही नहीं, राजस्थान में कौन सा जल है? दिल्ली में कोई जल नहीं, पानीपत में, तो ये स्थल पे लड़ा गया। लेकिन बंगाल बिहार की तरफ क्योंकि पानी के साथ टच इलाका है, ये जल प्लस स्थल दोनों में लड़ा गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको साथ साथ बता रही हूं, जैसे जिहाद का नारा, गाजी की उपाधि, वो जो मीनार बनाई थी ना कटे हुए सिरों की, उसके सामने फिर इसने कहा था मैं गाजी हूं। गाजी की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, पिछले दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ाई थी। पहला गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने, गाजी बेग तुगलक, उसने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बाबर भी गाजी की उपाधि धारण कर रहा है। तो बाबर बड़ा चालाक आदमी है। जिहाद का नारा इसने दिया राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में, और वहां राजपूतों के सिरों की मीनार के सामने बैठ के शराब पी के कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। गाजी इंपॉर्टेंट है, जिहाद इंपॉर्टेंट है। 1526 की पानीपत की लड़ाई, 27 का खानवा का युद्ध, इसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और लास्ट घाघरा का युद्ध है। इस घाघरा के युद्ध में ये बंगाल बिहार को टारगेट बना के, क्योंकि राजस्थान दिल्ली सब इसके पास आ गया, यहाँ पे जल और थल में इसने युद्ध किया। और इस युद्ध के बाद एक बड़ी प्रॉपर्टी का ये फालतू का आदमी, जिसका हमसे लेना एक न देना दो, यहाँ का बड़ा आदमी बन के बैठ गया। और इसका इलाका धीरे धीरे इसने इतना बढ़ा लिया, महज 4 सालों में, जिसकी कोई जानता भी नहीं था पहले, अब वो 4 सालों में इंडिया का राजा है। बड़ा चालाक है, अपने नाम के आगे शब्द जोड़ता है बादशाह, कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं बादशाह हूं, मेरी बादशाहत चलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बढ़ा रहा है ना। अब 4-5 साल का तो हमारा पीएम आता है, उसको प्रूफ करने में लग जाते हैं कि हमें पीएम बनने के लायक हूं, 10 साल। तो ये अगला 4 साल में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, बादशाह। ये बहुत जल्दी यंग एज में ही मारा गया। इतने कर्म ऐसे जिसने कर रखे हैं उसकी मौत भी जल्दी आएगी। ये बहुत यंग एज में मारा गया, 1443 में, तो 1483 में पैदा हुआ था, 83 में, और 1530 में ये मारा भी गया। ठीक है, 47 ईयर्स की एज थी। तो ये लगा लो 26, 27, 28 लगातार युद्ध करता रहा, और 1530 में इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी डेथ हुई, उससे पहले इसने तुजू के बाबरी लिख दी थी, उस किताब को पढ़ा नहीं गया। इसकी डेथ के बाद इसके बेटे के टाइम वो किताब नहीं पढ़ी गई, इसने तुर्की में लिखी थी। इसके पोते के टाइम वो किताब पढ़ी गई, उस किताब का फारसी अनुवाद करवाया था। इसका पोता था अकबर, BHA, बेटा इसका हुमायूं और इसका पोता था अकबर। उस किताब का जब फारसी में अनुवाद हुआ, पहले वो तुर्की में थी क्योंकि अकबर की राजकीय भाषा फारसी थी और इनके टाइम में तुर्की चलती थी। हमारी भाषा पुराने टाइम में अलग थी, संस्कृत थी। तो उसका जब अनुवाद हुआ ना, तो उसके लास्ट पहुंचते पहुंचते पढ़ा गया, और लिखा था उसमें कि बाबर की इच्छा थी, दिली इच्छा, कि मुझे मरने के बाद दफनाया जाए काबुल में। तो जब ये मरा तो किसी ने किताब पढ़ी नहीं, जब ये मरा तो ये आगरा में था, आगरा में ही इसको दफना दिया गया। और आगरा में एक बाग था आराम बाग, यहाँ इसको दफना दिया, आराम बाग। ये इसने अपने टाइम में बनवाया था आगरा में, वहीं दफना दिया गया। इसके बेटे को ये पता ही नहीं चला कि पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी। पोते के टाइम जब किताब पढ़ी गई तो पता चला, ओहो, दादा की इच्छा थी कि उनको दफनाया जाए काबुल में। तो